तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कोने पर एक कार्ड आ रहा होगा, उस कार्ड पे क्लिक करो और वहाँ से पिछले वाला वीडियो को देख कर आओ। वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ को पूरा क्लियर किया था, ठीक है। तो इंटामीवा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ा था, फिर डायग्राम्स पढ़े थे। उसके बाद आज हम लोग चालू करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से चालू करते हैं, थोड़ा छोटा ही कर देते हैं इसको। चलो यहां से चालू किया जाए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले माइक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं इसको। जैसे फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि हमारी दोस्त की तरह हो, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, उसी को बोलते हैं ना फ्रेंडली। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये समझ लो कि यूजफुल कैसे होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल। इस तरह से इन 5 पॉइंट से हम लोग को मदद करते हैं। कैसे कैसे? तो फॉर मेकिंग कर्ड, ब्रेड, इटीसी। तो दही बनता है दूध से, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कारण बनता है। उनके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये सब फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में काम आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कमर्शियल, मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेज एंड ईटीसी। कमर्शियल के लिए भी, मतलब फायदे के लिए भी उसको यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्रॉफिट कमाने के लिए भी। और प्रॉफिट कमाने के लिए मतलब एल्कोहल मतलब हो गया दारू दवा, ये सब बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम आता है। बेवरेज, वही बेवरेज दवाई, ये सब दारू, ये सब वाला काम को बेवरेज कहते हैं। फिर ईटीसी एक्सेट्रा, इसी तरह। उसके बाद मेडिसिनल, मतलब दवाई में मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है मैंने आपको पढ़ा दिया है, एंटीबायोटिक्स। उसके बाद वैक्सीन्स नहीं पढ़ाया है तो आगे हम लोग पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। वैक्सीन्स, फिर एक्सेट्रा, ये सब मतलब मेडिसिनल यूज, दवाई में कैसे काम आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर में किस तरह से काम आते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में काम आते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में जाता है तो वो उस सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाता है, रिप्लेनिश्ड करता है। जैसे कि आपका हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है उन सब बैक्टीरिया को, वो एग्रीकल्चर में आ गए। फिर इन्वायरमेंट क्लीनिंग एंड द इन्वायरमेंट में क्लीन कैसे करते हैं इन्वायरमेंट को। जैसे कि जो जानवर मर जाते हैं रोड ये सब पे, जो आप लोग देखते हो कभी कभी जानवर मर जाता है, उन सबको गला कर मतलब साफ करता है इन्वायरमेंट को। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन सबको खा लेता है, उनको बॉडी को, और साफ कर देता है इन्वायरमेंट को। उसी तरह से इन्वायरमेंट में भी क्लीनिंग एंड इन्वायरमेंट में काम आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में कैसे काम आता है। इन सब में के बारे में पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं पहले मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जो कि फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में काम आता है। मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड, जैसे कि आप लोग ब्रेड खाते हो तो ब्रेड में भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए होते हैं। उनको प्रोसेस करके बनाया जाता है ब्रेड को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोसेस करवा कर, और उसको बेचा जाता है। बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। उसी तरह से काम आता है कर्ड, जैसे कि अमूल दूध हो गया, अमूल, सुधा, ये सब जो है बनाते हैं कर्ड, दही, उन सब में भी काम आता है। कौन? आपके हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब काम आते हैं। तो कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस। तो कर्ड कैसे बनता है वो समझो कि कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस, यहाँ पे देखो हाईलाइट किया हुआ है, बैक्टीरियम विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मतलब कर्ड में लैक्टोबैसिलस नाम का एक वायरस नहीं, लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि उसको मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। वही लिखा हुआ है, कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड बनाता है, मिल्क से
कर्ड बनाता है। कौन? लैक्टोबैसिलस उसको मदद करता है मिल्क से कर्ड बनाने में। समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, व्हेन द प्री मेड कर्ड इज एडेड टू द मिल्क, pre-made curd is added to the milk, the lactobacilli bacteria multiplies in milk and convert it into curd। तो देखो एक और तरीका है मिल्क से कर्ड बनाने के लिए, जैसे कि जैसे पहले जैसे दही बना हुआ, जैसे आपके पास इतना दही है और इतना दूध है, इतना दही और इतना दूध, ठीक। अब ये दही को दूध में मिला देंगे तो वो जो दूध बचेगा वो सारा का सारा दही बन जाएगा। मतलब इसका जो बैक्टीरिया है इस कर्ड का, उस बैक्टीरिया को हम लोग डाल दिए इसमें, इस वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें डाल दिए तो ये भी पूरा का पूरा दही बन जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह से दही बना सकते हैं हम लोग, किससे? मिल्क से। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द प्री मेड, मतलब पहले से बना हुआ कर्ड को अगर मिल्क में ऐड करेंगे, उसमें मिलाएंगे, तो जो लैक्टोबैसिली, ये लैक्टोबैसिलस का ही प्लूरल फॉर्म है। लैक्टोबैसिली, प्लूरल मतलब बहुत सारे, और लैक्टोबैसिलस मतलब एक सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, ठीक। तो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपने आप को ग्रोथ कर लेगा उस मिल्क में, और उस मिल्क को कन्वर्ट कर देगा किसमें? कर्ड में, दही में। समझ में आ गया। फिर एसेटोबैक्टरस, एसेटोबैक्टर अ बैक्टीरिया इज ऑल्सो यूज टू मेक विनेगर, वाइन एंड फ्रूट जूसेस। जैसे आप लोग सड़े गले जो अंगूर होते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या उस याद नहीं आ रहा है, अंगूर होता है शायद, हाँ काला कलर का अंगूर, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, हाँ उसी से आप लोग, एसाइटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि हेल्प करता है उस सड़े गले जो अंगूर होते हैं, मतलब फ्रूट होते हैं, उससे वाइन बनाने में। वाइन मतलब वो जो दारू ये सब हो गया, वाइन बनाने में। दारू और वाइन में फर्क है, लेकिन वाइन बनाने में कौन मदद करता है? बैक्टर, ठीक। ये बैक्टीरिया यूज होता है फ्रूट से, मतलब जो खराब हो जाते हैं सड़े गले फ्रूट से भी वाइन बनाया जाता है। ग्रेप्स से, अंगूर से, ये सब से वाइन बनाया जाता है। फैक्ट्री जो इंडस्ट्री होती है बहुत बड़े बड़े, वो सब जो सड़े गले जो अंगूर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन सब को खरीदती है मार्केट से, और उससे वाइन को तैयार करती है, बनाती है। समझ में आ गया। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये वाला ईस्ट वाला, ईस्ट इज यूज्ड इन, क्या लिखा हुआ है? ब्रेवरीज टू मेक वाइन एंड बियर। तो ईस्ट भी यूज होता है ब्रेवरीज में। ब्रेवरीज मतलब इंडस्ट्री, या वो समझ लो कि इंडस्ट्री जो वाइन बनाती है उसको ब्रेवरीज बोला जाता है। उससे हम लोग वाइन और बियर को बनाते हैं, किसकी मदद से? ईस्ट के मदद से भी। किसके मदद से? ईस्ट के मदद से। एक मिनट, इसको अंडरलाइन हम लोग कर ले जाते हैं। किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट की मदद से। ईस्ट इज यूज्ड इन ब्रेवरीज टू मेक वाइन एंड बियर। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड और अल्कोहल। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब शुगर को, मतलब चीनी को, वो सब कन्वर्ट कर देता है एसिड में और अल्कोहल में। अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कुछ एसिड भी हैं जो कि ईस्ट उसको शुगर से एसिड में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हो गया आपका ये क्लियर। अब द प्रोसेस देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो है रिलेट कर रहा है ऊपर वाला से। जैसे कैसे, वो समझो। एक मिनट, हाँ कैसे हो जाता है यार ये सब। हाँ अब देखो, ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, उसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस से शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस फर्मेंटेशन बोलते हैं। हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाईलाइट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट इज ऑल्सो यूज टू सेट द डफ टू मेक फूड आइटम्स लाइक ब्रेड, पिज्जा, राइस, इडलीज एंड डोसा बेटर। जैसे मैंने आपको बताया कि
ब्रेड बनाने में ईस्ट का ही हाथ होता है। ईस्ट बहुत ही यूजफुल है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर तुम लोग लिस्ट बनाओ उसका टॉप 5 लिस्ट, तो टॉप या 10 लिस्ट, तो सबसे टॉप पे ईस्ट आएगा, क्योंकि ईस्ट सबसे ज़्यादा मदद करता है कोई भी हम लोग के लिए, हम लोग को मतलब डेली लाइफ के लिए। तो ईस्ट है जो ये भी डफ प्रिपेयर करता है। डफ मतलब वो हो गया आटा। आटा आटा गूंदा हुआ आटा होता है, पिज्ज़ा बनने के लिए जो आटा होता है वो सब को प्रिपेयर करता है। फूड आइटम्स को बनाने के लिए जैसे कि ब्रेड, पिज्ज़ा मैंने आपको बोला। फिर राइस, इडली, जो राइस का जो इडली होता है, चावल का इडली, वो भी ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है। फिर डोसा बेटर, मतलब डोसा का वो जो बड़ा सा डोसा का इतना बड़ा देता है ना, इतना बड़ा बड़ा, वो सब डफ को प्रिपेयर करता है कौन? ईस्ट। अब वाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, वेयर एज बियर इज ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेली। देखो, अब ये पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया वो समझो पहले। वाइन होता है वो फर्मेंटेशन किसको कर, फर्मेंटेशन किसको, किसके फर्मेंटेशन से वाइन तैयार होगा? तो ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से। ग्रेप्स को फर्मेंटेशन करके, प्रोसेस से गुजार के, उसके बाद वाइन बनाया जाता है। और ब्रेली को फर्मेंटेशन करके बियर बनाया जाता है। ये याद रखना हमेशा, पूछेगा आपको विच इज यूज टू प्रिपेयर बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, तो आपका क्या आंसर होगा? वाइन। और फिर पूछेगा विच इज यूजफुल फॉर द फर्मेंटेशन, विच इज मेड आफ्टर फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेली, तो आपका हो जाएगा बियर। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेडिसिनल यूज, मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को बनाने में हमारा मेडिसिनल यूज में एंटीबायोटिक्स आता है, उसको कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना प्रिपेयर करता है वो समझो। द मेडिसिन विच kills or stop the growth of disease causing microorganisms are called antibiotics। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स होता क्या है? तो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है ऐसे मेडिसिन जो कि डिजीज के ग्रोथ को रोकता है, मतलब उस डिजीज जो होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म से, उन सब को रोकता है। कौन? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है एक तरह का जो डिजीज को रोकता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है, तो उसको क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है। द मेडिसिन विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। समझ में आ गया? अब यहां पे हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स दैट आर यूज टू क्योर अ नंबर ऑफ डिजीज। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी जो है वो एंटीबायोटिक्स को बनाने में मदद करते हैं, जो कि नंबर ऑफ डिजीज से हमको बचाता है। समझ में आ गया? इतना तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ये हो गया एक तरह से फैक्ट हो गया। आप लोग जैसे ये सब बॉक्स में लिखा हुआ रहे इस तरह से बॉक्स में, वो सब मान के चलो आप लोगों को फैक्ट है। और जो जो अंडरलाइन वर्ड्स है, हाईलाइटेड वर्ड्स, वो सब आपका मेन पॉइंट हो गया। जैसे मेकिंग एंटीबायोटिक्स, इसका मेन पॉइंट है। एंटीबायोटिक्स से सवाल पूछता है ज़्यादातर। फिर ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये एक साइंटिस्ट का नाम था। ऐसे करके बॉक्स बना हुआ है, मतलब वो एक फैक्ट हो गया, उससे सवाल पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? तो द फेमस साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दैट पेनिसिलियम अ फंगस कैन बी यूज्ड टू क्योर डिजीजेस, देयरफॉर ही मेड अ पेनिसिलिन यूजिंग पेनिसिलियम। देखो, एक फेमस साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलियम को डिस्कवर किया था, जो कि एक फंगस था। मतलब पेनिसिलियम एक नाम का फंगस था। आप लोगों को मैंने शायद डायग्राम दिखाया था, रुको दिखा देता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलियम को खोजे थे, उसका डायग्राम पेनिसिलियम फंगस था। हाँ देखो, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो, ये हो गया आपका पेनिसिलियम। इसी को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोजे थे। मतलब इसको खोजें और उसके बाद इससे जो डिजीज होता है पेनिसिलियम से, उस डिजीज का वैक्सीन को बनाए थे। वैक्सीन बनाए थे कि एंटीबायोटिक्स। हाँ,
पेनिसिलियम से जो डिजीज होता है उसको बनाए थे, जो वैक्सीन बनाए थे उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या? पेनिसिलिन। और जो वायरस से, जो फंगस से बनाए थे, उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टेप स्ट्रेप्रो स्ट्रेप्रोसेस बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रेप स्ट्रेपोमिस्म एंड टेरेसलिन एंटीबायोटिक्स। स्टेरोमिस जो स्ट्रेपोमेसेस बैक्टीरिया जो है वो यूज होता है स्ट्रेप स्ट्रेपो स्ट्रेप्टोमिसिम और टेरेट्रीन एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मेकिंग वैक्सीन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खराब है, जैसे कि ये सब वर्ड भी आप लोग देख रहे होगे, ये सब वर्ड भी थोड़ा हार्ड होता है, तो पढ़ने भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे सामने से बोर्ड दिख रहे हैं, सामने से नहीं ना दिख रहा है, टेढ़ा दिखता है ऐसा बोर्ड, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट है आपका, गूगल ट्रांसलेट में ये वर्ड डालो, फटाक से लिसन दाबो, लिसन से सुन सकते हो। अब देखो, मेडिसिनल यूज में हो गया आपका मेकिंग वैक्सीन, वैक्सीन को बनाने में भी यूज होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डेड एंड वीकेंड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन इंजेक्टेड इन अ हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस सुटेबल एंटीबॉडीज टू फाइट एंड किल देमसेल्फ। देखो, एंटीबायोटिक्स जो है वो डिजीज होने के बाद दिया जाता है, लेकिन वैक्सीन जो है वो डिजीज होने से पहले दिया जाता है। समझ में आया क्या डिफरेंस है? एंटीबायोटिक जो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, उसमें क्या करता है, वो डिजीज के बाद दिया जाता है। मतलब आपको मान लो चलो हमको ट्यूबरकुलोसिस हो गया और हमको एंटीबायोटिक्स चाहिए, तो एंटीबायोटिक्स ट्यूबरकुलोसिस होने से के बाद मिलता है। लेकिन जैसे कि कोरोना वायरस हम लोगों का आया था, तो कोरोना वायरस होने से पहले ही हम लोगों को वैक्सीन दे दिया जाता था, ताकि वैक्सीन वैक्सीन जो है वो वैक्सीन लेते ही हमको कोरोना वायरस नहीं धरेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो समझो पहले कैसे वो वैक्सीन हमारे बॉडी में को कोरोना वायरस और डिजीजेस से बचाता है। जैसे कि आपका जो डेड एंड, पहले वैक्सीन का जो डिफिनेशन है वो समझो। द डेड एंड वीकेंड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वैक्सीन जो होता है वो डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। डेड मतलब मरे हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है, वैक्सीन बनता है, जो कि इंजेक्ट किया जाता है हेल्दी बॉडी में। जैसे मेरा बॉडी हेल्दी है और मुझे कोरोना वायरस ना पकड़े, इसके लिए मुझे मरे हुए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का से भरा हुआ सुई, मतलब दवाई को, मतलब वैक्सीन को घुसाया जाता है अंदर मेरे, मतलब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और ताकि वो एंटीबॉडीज, सुटेबल एंटीबॉडीज जो मेरे बॉडी में पैदा होगा, मतलब जैसे कि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, एंटीबॉडीज जो पैदा होता है उसको उसको फाइट करने में मदद करता है। किससे? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि सबसे पहले, जैसे कि मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं है, मेरा बॉडी एकदम हेल्दी है, ये समझो कि मेरा बॉडी एकदम हेल्दी है, और हेल्दी बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट किया गया, वैक्सीन को लगाया गया, डाला गया अंदर। उसके बाद क्या होगा कि वैक्सीन को डाला गया अंदर। अब जो वैक्सीन काम करेगा वो क्या करेगा, जैसे ही कोरोना वायरस मेरे आसपास आएगा तो कोरोना वायरस को लगेगा कि अंदर तो पहले से ही वायरस घुसा हुआ, मतलब वैक्सीन है, मतलब वैक्सीन मतलब मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऐसा प्रेजेंट करवाएगा हमारे बॉडी में कि हम बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और कोरोना वायरस जैसे ही पास आएगा उसको लगेगा कि माइक्रो अंदर तो है, वायरस तो घुसा हुआ है अंदर, तो अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से उधर से पार हो जाएगा। ठीक, मतलब हमारे बॉडी में वैक्सीन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रेजेंट करता है कि हाँ हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा दिखाता है, लेकिन होता है क्या, मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में। इसीलिए वैक्सीन हमारा इस तरह से हेल्पफुल होता है। जैसे कि कोरोना वायरस आया, हमारे बॉडी कोरोना वायरस को लगा कि इस बॉडी में तो पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अब उसको क्या करेगा,
अब वो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, अपना दूसरा आदमी को ढूंढेगा, दूसरा शिकार को ढूंढेगा। हमको तो नहीं पकड़ा कोरोना वायरस, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वैक्सीन था। इसलिए इसलिए वैक्सीन को पहले लगाया जाता है, डिजीज होने के पहले वैक्सीन को लगा दिया जाता है। समझ में आया? ठीक है। इट इज यूज टू बिल्ड आवर इम्यून सिस्टम, मतलब वैक्सीन जो है हमारे इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाता है। जैसे हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान खाने से कुछ नहीं होगा, वैक्सीन लगाओ और हमारा इम्यून सिस्टम को तगड़ा करो, स्ट्रांग करो। समझ में आया? एंटीबॉडीज, देखो यहाँ पे जो लाल कलर से लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया? जैसे लाल कलर से आपका लिखा हुआ है इस तरह से, लाल कलर से मतलब लिखा हुआ है कि इसके बारे में नीचे डिफिनेशन दिया हुआ होगा। जैसे कि एंटीजेंस है तो इसके बारे में भी नीचे डिफिनेशन दिया गया है। तो ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होता है? यहाँ पे एंटीबॉडीज का मतलब क्या हो गया? तो आवर बॉडी प्रोड्यूस अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस टू फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस, मतलब वैक्सीन अंदर हम लोग लिए तो हमारा बॉडी एक ऐसा इंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा कि वो अपना प्रेजेंस को दिखाएगा और वायरस को घुसने से रोकेगा। तो वही जो इंजाइम्स होता है, सब्सटेंस होता है जो कि फाइट करता है एंटीजन से। तो अब एंटीजन क्या होता है? लेकिन उससे पहले समझो कि जो एंटीजन से फाइट करके हमको बचाता है, हमारा बॉडी एक सिक्रीट करता है, हमारा सब्सटेंस को सिक्रीट करता है और हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। तो ये जो एंटीजन है वो क्या है? तो वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज को, मतलब डिजीज देते हैं, हेल्दी बॉडी को डिजीज देता है, उस माइक्रोब्स को, जैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम एक तरह से एंटीजन भी होता है। ठीक है, यूजफुल अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे वैक्सीन हेल्पफुल है मेडिसिनल यूज में उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे एंटीजन तक तो हो गया, यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। These antibodies remain, ऊपर में देखो, these antibodies remain in the body to build immunity to fight for the future antigens। मैंने क्या बोला? एंड जैसी वैक्सीन को हमारे बॉडी में जाता है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, हमारा बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और फाइट करता है फ्यूचर में जो आने वाला एंटीजेंस है उससे हम लोगों को बचाता है, फाइट करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से, यानी कि एंटीजेंस से। समझ में आ गया? अब देखो, जो चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स, आप लोग जानते हो स्मॉल पॉक्स बहुत सारे बच्चे लोग को होता है, उसका जो वैक्सीन है वो 1798 में एडवर्ड जेन्नर है ना, हाँ, एडवर्ड जेन्नर ने बनाया था। क्या लिखा हुआ है? एडवर्ड जेन्नर डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन 1798। समझ में आ गया? 1798 में एडवर्ड जेन्नर ने स्मॉल पॉक्स को बनाया था। जैसे कि मेरे को भी स्मॉल पॉक्स हुआ था, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था उसी समय 1 महीना 2 महीना बाद स्मॉल पॉक्स मेरे को हो गया था। मुझे यूट्यूब को क्यूट करना पड़ा था मतलब ऑलमोस्ट 20 दिन मैंने नहीं बनाया वीडियो, फिर बनाया, धीरे धीरे ग्रोथ हुआ और चेहरे पे पूरा निशान आ जाता है स्मॉल पॉक्स, आप लोग जानते होंगे। तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन 1798 में बन गया था और वो एडवर्ड जेन्नर ने बनाया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे एग्रीकल्चरल यूज में। देखो, एग्रीकल्चर यूज है यहाँ पे। अब हम लोग एग्रीकल्चर यूज, फिर इन्वायरमेंट यूज और फिर अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें पढ़ेंगे। देखो, एग्रीकल्चर यूज वी हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। रिप्लेनिश्ड ऑफ सॉइल, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप्लेनिश्ड कैसे करता है और सॉइल कैसे रिप्लेनिश करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था, फिर लेग्यूम्स के बारे में पढ़ा था, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे बस इतना ही डिस्कस करते हैं हम लोग, इतना ही मैं ख़त्म करते हैं एग्रीकल्चर यूज को, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ रखा है। तो साइनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी उसका नाम है, एंड बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, जो एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, वो हेल्प करता है प्लांट को फिक्स करने में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है टू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ये सब प्रोसेस से यूजेबल कंपाउंड में नाइट्रोजन को यूज करके सॉइल को रिप्लेनिश करता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है एग्रीकल्चरल यूज में।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ में आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हो गया दे ऑल्सो मेक द सॉइल रिच इन नाइट्रेट्स, जैसे सॉइल को बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है प्लांट को ग्रो करने में, तो उसी में एक नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट में भी मदद करता है, नाइट्रेट प्रोवाइड करता है सॉइल को रिप्लेनिश करके उसको नाइट्रेट्स प्रोवाइड करता है नाइट्रेट। फिर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। समझ में आ गया। अब इन्वायरमेंटल यूज क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्लीन करता है इन्वायरमेंट को। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोज करता है हार्मफुल एंड स्मेली डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। तो जो मर जाते हैं जीव जंतु, जैसे कि आपका हो गया कुत्ता बिल्ली जो रोड पे मर जाता है, उसको डिकम्पोज करता है और सॉइल में मिक्स कर लेता है, उसके सॉइल को फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन भी कर रहा है, सॉइल को फर्टाइल भी कर रहा है। समझ में आ गया। Dead remains, smelly dead remains, plants and animal waste into harmless material which are used by other plants and animals। जैसे यूज वो सॉइल में मिक्स होगा, सॉइल में मिक्स होगा तो वो प्लांट के लिए भी जरूरी है, एनिमल के लिए भी जरूरी है, वो मिक्स होगा तब मैन्योर बनता है। तो समझ में आ गया। अब एनवायरमेंटल यूज खत्म। अब अदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ दूसरे यूज जैसे अलग अलग। फिर हो गया आपका, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कुछ और यूजेस, इन सबको छोड़ के कुछ और भी यूजेस हैं। जैसे डाइटम्स आर यूज टू मेक क्रॉकरी एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। क्रॉकरी मतलब मुझे पता नहीं है, वैसे आप लोग जाके सर्च कर सकते हो क्रॉकरी मतलब क्या होता है। डाइटम यूज होता है क्रॉकरी में, और बिल्डिंग मटेरियल अदर बिल्डिंग मटेरियल में बनाने में उसको मदद करता है डाइटम्स, ठीक है। फिर मैनी बैक्टीरिया आर यूज इन टेनिंग एंड लेदरिंग इंडस्ट्री। लेदरिंग मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो लेदर बनाने में काम आते हैं, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री, लेदर का बेल्ट, लेदर का टाई, शर्ट, जैकेट, ये सब बनाने में काम आते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, मतलब उन बैक्टीरिया का नाम जरूरी नहीं है यहाँ पे, बस इसका इतना जान रखो कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो सब लेदरिंग और टेनिंग इंडस्ट्री में होते हैं, जरूरत होते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन रूमिनेंट्स सच एज काउ एंड बफेलो। ये आप लोगों ने 7 में पढ़ा था, रूमिनेंट्स। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिर्फ रूमिनेंट्स, घास खाने वाले जो जीव जंतु हैं उनको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं, जो कि आप लोगों ने 7 में पढ़ा होगा रूमिनेंट्स के बारे में। जैसे कि काउ, भैंस, ऑक्स, वो सब जो है वो घास खाते हैं। घास खाने वाले के कितने के चैम्बर होते हैं, घास खाने वाले जानवर के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था 7 क्लास में। 4 चैम्बर होते हैं, वो पचाता है, पहला चैम्बर में निकालता है बाहर, फिर अंदर डालता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर बाहर लाके चबाता है। दिन भर देखना, गाय को दे दो भूसी भासी, सब चबाते रहेगा, दिन भर चबाता है वो लोग, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया है जो कि सेलुलोज में पाए जाते हैं। सेलुलोज जो है इंसानों में नहीं पचता है, सेलुलोज जो कि घास में प्रेजेंट होता है, ग्रास में, प्लांट्स प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्लांट के प्रोडक्ट है उसको पाचन तक हम लोगों को पचाने में उसको बहुत समय लगता है। और जैसे कि मीट हो गया, चिकन, मुर्गी, मछली, सब जो होता है वो सब पचाने में आसान होता है। मीट ये सब पचाने में आसान होता है, और प्लांट का जो प्रोडक्ट होता है उस पचाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब देरी से पचता है वो सब हम लोग का पेट में। लेकिन उन लोग का पेट में प्लांट प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी पच जाता है, क्योंकि उनको में 4 चैम्बर होते हैं, और ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि उनको पचाने में सेलुलोज को हेल्प करता है। फिर विटामिन बी कैप्सूल्स आर प्रोड्यूस यूजिंग बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टीरिया और ईस्ट से विटामिन बी के कैप्सूल बनाए जाते हैं। जैसे विटामिन बी का किसी को कमी आ गया, विटामिन बी का टैबलेट मुंह पे मारो, मतलब मुंह में खिला दो, और उसको विटामिन बी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। उस एक तरह से ह्यूमन फर्टिलाइजर का काम करता है। बैक्टीरिया और ईस्ट बनाने में काम आता है, विटामिन बी के टैबलेट कैप्सूल्स बनाने में। To treat diabetes patient, insulin is produced using bacteria on an industrial scale। इंसुलिन आप लोग जानते हो, डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है ताकि उनका जो शुगर लेवल है वो कम हो।
कम करने के लिए इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है उनको, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में बनाया जाता है, जिसका जो कि बैक्टीरिया, मतलब सॉरी बैक्टीरिया ना, हाँ बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अधिकतर बैक्टीरिया ही होता है। अब हो गया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें टॉपिक है ऐसा ऐसा कि आप लोगों का दिमाग हिला देगा, रटने पे मजबूर कर देगा। बहुत सारा मतलब ऐसे वायरस है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे वो एक दूसरे से पास होता है, उसका कैसे वो ठीक होगा, उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर कौन सा वायरस है, वायरस का नाम क्या है, वो सब याद करना पड़ेगा इसमें। तो आप लोगों को सबसे पहले इसका इंट्रो दे दिया मैंने कि थोड़ा सा हार्ड है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको लोगों को। पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको बताया था डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको एंटीजन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पैथोजन लिखा हुआ है तो पैथोजन भी कहते हैं। दो नाम है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को बनाते हैं, मतलब इन्फेक्ट करते हैं। डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको पैथोजिन भी कहते हैं और एंटीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नीचे में लिख लेना एंड पैथोजेंस आर कॉल्ड पैथोजेंस और एंटीजेंस, सॉरी एंटीजेंस, समझ में आ गया। तो फिर यहाँ पे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंटर इन आवर बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे तो वो हम होस्ट बॉडी में इंटर कैसे कर सकता है, चाहे तो बहुत सारे डिफरेंट से मोड्स हैं, उसके डिफरेंट ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, किसी के भी बॉडी में कैसे भी घुस सकता है। कैसे कैसे घुसेगा? एयर से, जो हम लोग सांस लेते हैं, अंदर सांस ले रहे हैं वो एयर से, वो वैसे तो घूमते ही रहता है सब जगह, छोटे छोटे दिखते थोड़ी हैं। सांस ले लिए, अंदर घुस गया, फेफड़ा खराब कर दिया और डिजीज हो गया, आदमी मर जाता है। वाटर से, जैसे कि हम लोग वाटर में होता है, पूछ पानी में होते हैं, जैसे पॉन्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका एल्गी, फंगस या फिर प्रोटोजोआ, एमीबा, ये सब हो गया कि वाटर में रहता है। वो सब पानी जल्दी पीना नहीं चाहिए, साफ और शुद्ध पानी पीना चाहिए आप लोगों को। फूड, खाने पे जैसे कि मच्छर बैठ गया, वो भी एक कैरियर का काम करता है पैथोजेंस के लिए। मतलब एंटीजेंस या पैथोजेंस उन जैसे कि मच्छर जो है गंदगी वाली जगह पे बैठते हैं ज़्यादातर, और वहाँ से उठ के आपके खाने पे आके बैठ जाएंगे, तो वहाँ से जो गंदगी है वो आपके खाने पे थोड़ा थोड़ा ही ट्रांसफ़र होता है, और थोड़ा थोड़ा खाते 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 आपको डिजीज़ हो सकता है। इसलिए खानों को हमेशा ढक के रखना चाहिए। समझ में आ गया? फिर इंसेक्ट, आप लोगों को बताया, वही इंसेक्ट मच्छर, ये सब हॉर्सफ्लाई, ये सब जो है डिजीज़ इधर से उधर ले जाते हैं। वहाँ से बैठ के आया कचड़ा से और यहाँ पे लाके पटक दिया, हम लोग उसी को खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यही कर रहे हैं। समझ में आ गया? इंसेक्ट मैंने बता दिया। फिर कट्स एंड बाउंड, कट्स एंड बाउंड जैसे कि यहाँ पे आपका कट गया हाथ, और हाथ कट गया तो वहाँ से भी इंटर करता है, खून में जाके मिक्स हो जाएगा वो बैक्टीरिया या वायरस, और आपका इन्फेक्ट करेगा आपके बॉडी को। फिर ऑल दीज मोड्स आर कॉल्ड मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसको बोल सकते हैं। समझ में गया? जो भी मोड है हमारे बॉडी में जो डिजीज घुसता है उसी मोड को हम लोग क्या बोलते हैं? मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। इस आपको काम आएगा, आगे देख लो कहाँ पे काम आएगा। कम्युनिकेबल डिजीज, आप लोगों ने जानते ही हो कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है जो डिजीज, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, वो हमको छू लिया, हमको उस पे भी ट्रांसफर हो गया वो डिजीज। इस तरह से भी कोई कोई जेनेटिक भी होता है, खानदान से आ रहा है, मतलब मेरे पिताजी को ट्यूबरक्लोसिस है तो मेरे दादाजी को ट्यूबरक्लोसिस है तो मेरे को भी हो जाएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन वो सब जेनेटिक्स में होता है, वो सब इसमें कोई लेना नहीं। कुछ कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ना कि खानदानी। खानदानी डिजीज अलग, कम्युनिकेबल डिजीज छूने से फैल जाता है, छू दिए, उसका जूठा पानी पी लिए, उसका जूठा खाना खा लिए, उन सब से कम्युनिकेबल डिजीज पैदा हो जाता है आपके बॉडी में। ठीक है? द डिजीज डेट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है जो डिजीज, उसी डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। ठीक है? अब देखो डिजीज इन ह्यूमन बींग्स क्या क्या हो सकते हैं। थ्रो एयर, एयर से घुस सकता है आपके बॉडी में, ह्यूमन बींग के बॉडी में। डिजीज इन ह्यूमन बींग्स थ्रो एयर, कैसे एयर से घुसेगा?
तो कोल्ड एंड कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस, अब एंड सॉरी यहाँ पे कट करके यहाँ पे कॉमा कर लो, कोल्ड कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस आर एग्जांपल ऑफ सम डिजीज दैट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर। एयर से कौन कौन से डिजीज हो जाएंगे उसके एग्जांपल हो गए आपके ट्यूबरकुलोसिस, फिर कफ, कोल्ड कफ, ये सब जो है कॉमन डिजीजेज हो गए आपके। ट्यूबरकुलोसिस ये सब जो है एयर से फैलता है एक दूसरे के बॉडी में, इन्फेक्टेड बॉडी से हेल्दी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हो गया थ्रू इंसेक्ट से, तो जैसे कि सम इंसेक्ट आर कैरियर ऑफ डिजीजेस, कैरियर्स मतलब यहाँ से ढोया, यहाँ पे लाके पटक दिया, उसी को खा लिए, हो गया यहाँ हम लोग को क्या, वही डिजीज पैथोजेंस हम लोग के बॉडी में इंटर कर जाता है। तो सम इंसेक्ट आर कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, फॉर एग्जांपल हॉर्स फ्लाई एंड मॉस्किटो, आप लोगों को मैंने बता दिया है। फिर पैथोजेन स्टिक टू द बॉडी ऑफ हॉर्स फ्लाई, हॉर्स फ्लाई के बॉडी पे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और व्हेन दे सिट ऑन द गार्बेज, जैसे ही वो गार्बेज पे बैठेगा वहां से चिपक जाएगा उसके बॉडी में, हॉर्स फ्लाई की बॉडी में। एंड एनिमल एक्सक्रेटा मतलब वही टॉयलेट, एनिमल एक्सक्रेटा, एनिमल का जो लेटरिन बाथरूम वो सब जो है वो ट्रांसफर हो जाता है हमारे अनकवर्ड फूड पे। अनकवर्ड फूड मतलब जो बिना ढका हुआ खाना पानी होता है उस सब पे, तो वो सब ढक के रखना चाहिए, हमेशा ढक के रखना चाहिए खाना पीना, उस पर बैठ गया आपको डिजीज हो जाएगा, पक्का याद रखना। इसलिए टाइफाइड एंड कोलेरा आर सम एग्जांपल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑन इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। टाइफाइड और कोलेरा कुछ एग्जांपल हैं जो कि डिजीज होता है इन्फेक्टेड फूड और वाटर को पीने से या खाने से। समझिए टाइफाइड एंड कोलेरा जो कि किससे होता है, फूड जूठा इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से। इन्फेक्टेड मतलब उस पर कीड़ा मकोड़ा है उसी को खा लिया, ठीक। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया को कौन कैरी करता है, मतलब वेक्टर मतलब क्या होता है, कैरियर मतलब क्या होता है, वो इसका डिफरेंस यहाँ पे है, वेक्टर और कैरियर का डिफरेंस। डिफरेंस को आप लोग कैसे लिखते हो पहले मुझे ये बताओ। इस तरह से आप लोग देखो, इस तरह से आप लोग कॉलम बना के लिखते हो, या वेक्टर लिख दिए उसका इतना लिख दिया फिर कैरियर नीचे लिख रहे हो, नहीं। डिफरेंस हमेशा कॉलम बना के, समझ में आया, कॉलम बना के लिखोगे आपका नंबर अच्छे से मिलेगा एग्जाम में। कॉलम बना के लिखने में अरेंज वे में लिखा हुआ लगता है, मतलब कैसे लिखना है, ये लिखा हुआ है ऐसे तो इसी का ठीक उल्टा, जैसे कैरियर उल्टा होगा उसका चाहे अलग होगा, तो इसी के उल्टा चाहे इसके रिलेटेड यहाँ पे लिखाना चाहिए कैरियर का। यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ और, यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ और, यहाँ पे लिख रहे हैं राम, यहाँ पे लिख रहे हैं कृष्ण, ऐसा नहीं है। राम तो सीता, कृष्ण तो राधा, समझ में आया। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे थे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया का वेक्टर कौन होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मॉस्किटो का नाम है ये मॉस्किटो का नाम है, जो फीमेल एनोफिलिस है वो मलेरिया को कैरी करती है, और फीमेल एंडेस मॉस्किटो जो है वो डेंगू को कैरी करता है, डेंगू को यहां से वहां ले जाता है। लेकिन ये जो वर्ड है वेक्टर और कैरियर, उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक, क्या है वो समझो। यहां पे डिफरेंस आपका, तो वेक्टर में हो गया ऑर्गेनिज्म विच गिव शेल्टर टू द हार्मफुल माइक्रोब इन इट्स बॉडी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में उसको शेल्टर देते हैं, रहने का जगह देते हैं, उसी को बोलते हैं वेक्टर। जैसे कि वेक्टर ऑर्गेनिज्म विच गिव शेल्टर टू द हार्मफुल माइक्रोब इन इट्स बॉडी, मतलब मेरा बॉडी है, हम उसको खुद सामने से निमंत्रित कर रहे हैं, आओ बाबू मेरे बॉडी में रहो, रहो, शेल्टर बन के रहेंगे हम तुम्हारे, तुम अपना घर जैसा समझो हमको, हमको अंदर घुस जाओ, हमको डिजीज का दो, ऐसा नहीं, ऐसा ही है, मतलब सॉरी ऐसा ही है। ऑर्गेनिज्म जो है अपने उसके बॉडी में शेल्टर देता है, उसमें रहता है, उसी को बोलते हैं वेक्टर। बट ऑर्गेनिज्म विच कैरी द हार्मफुल माइक्रोब्स पैसिवली, मतलब ये शेल्टर दे रहा है और वो एनएस होने कैरी करके ले जाता है, मतलब वहां पे से लाके यहाँ पे पटक दिया और यहाँ से हमको डिजीज हो गया। अब यहाँ पे देखो जो वेक्टर था
वेक्टर ऑफ मलेरिया का मतलब क्या हुआ, हम लोग मलेरिया को आश्रय दे रहे हैं अपनी बॉडी में कि आओ बाबू रहो, हम तुम अपना घर समझो, हमारे बॉडी में रह सकते हो, ठीक है। उसी को बोलते हैं मलेरिया वेक्टर, जो कि मलेरिया का फीमेल एंड एनोफिलेस मॉस्किटो का वेक्टर है मलेरिया, ठीक। वेक्टर है मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा, और फीमेल एंडेस मॉस्किटो के द्वारा जो कैरी करता है डेंगू को, एनएस ओने से उठा के इन्हें पटका, डेंगू हो गया। लेकिन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है जो वेक्टर को, मतलब हमारे अंदर घुस जाएगा और हमारे हमारे अंदर रहेगा कुछ दिन और फिर हमको इन्फेक्ट कर देगा, हम लोग चल बसेंगे, ऐसा होता है। समझ में आ गया। फिर इट स्प्रेड टू द अदर पर्सन और एनिमल टू बाइट ऑन देयर स्किन। देखो ये जो होता है वो काटने पे होता है। अदर पर्सन में कैसे फैलेगा, जब हम उसको मान लो मच्छर काट लिया, मच्छर काट लिया, वो वहां से बैठ के आया था यहाँ पे काट लिया, हमको उसको अंदर हमको हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, हमको अंदर वायरस दे दिया काट के। कैसे होता है, आप लोग जॉम्बी वाला मूवी में देखते हो, वहां पे काट लिया इसे जॉम्बी हमको, हम भी जॉम्बी बन गए, ऐसा ही होता है। काट लिया मच्छर, हमको भी डिजीज दे दिया, मलेरिया दे दिया। समझ में आया। लेकिन जो डेंगू होता है वो स्प्रीड होता है, जैसे गार्बेज से उठा के ले आया कचरा को, मतलब कचरा इतना सारा थोड़ी लेके आएगा, थोड़ा सा अंश लेके आया, उसको ला के हमारे खाने पे रख दिया, हम खा लिए, हमको डेंगू होना चालू हो जाएगा, धीरे 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 खाते 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 डेंगू हो गया। समझ में आ गया। इन्फेक्टेड फूड आइटम्स को खाने पे होता है। फिर पैथोजेन कंप्लीट्स अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन द वेक्टर। पैथोजेंस जो होते हैं, डिजीज के जो पैथोजेंस होते हैं, वो वेक्टर में अपना पूरा लाइफ को स्पेंड करते हैं। मतलब हमारे बॉडी में घुस गया, हमारे अंदर ही पूरा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, जब तक मरेगा नहीं, जब तक हमारे जिंदगी में रहेगा हमरो ले बस ले चलेगा। लेकिन कैरियर जो है वो पैथो डू नॉट लेट पैथोजन टू कंप्लीट इस लाइफ साइकिल। मतलब कैरियर जो है वो हमारे बॉडी में रहेगा, थोड़ा थोड़ा अंश जाएगा, फिर हमको ले बसेगा, ले चलेगा। लेकिन पैथोजन से पूरा घुसेगा अंदर, धीरे 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 इन्फेक्ट करेगा हमारे बॉडी को। समझ में आ गया कैरियर और वेक्टर और कैरियर में डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रो कट्स एंड बाउंड्स। कट्स एंड बाउंड्स मतलब जो कट जाता है हमारे बॉडी में, उससे कैसे हमको डिजीज होता है। तो टेटनस इज द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, टेटानी नाम का एक डिजीज है जो कि किससे होता है, एक बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। मतलब सवाल भी पूछेगा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, तो हो जाएगा आपका टेटनस डिजीज, टेटनस डिजीज, ठीक है। ऐसा भी हो जाएगा, टेटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय विच। विच मतलब ऑप्शन दे देगा चार को, उसमें रहेगा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, आपको टिक करना है वहां पे। समझ में आ गया। द बैक्टीरिया इंटर द बॉडी थ्रू द ब्रेक इन द स्किन सच एज कट्स एंड बाउंड। बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर कट्स एंड बाउंड मतलब कट गया वहां पे, और वहां पे हम कट गया वो घुस जाता है अंदर, उससे समझ में आ गया। ऐसे भी घुस जाता है। अब यहाँ पे देखो, डिजीज इन ह्यूमन पैथोजेंस द मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। मतलब डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे कैसे डिजीज होता है, कौन कौन से डिजीज होते हैं, उन सब के बारे में नाम को पढ़ेंगे। फिर किस पैथोजेंस का मतलब बैक्टीरिया से होता है, वायरस होता है, फंगी से होता है, एल्गी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे वो एक दूसरे के ट्रांसमिट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रिवेंशन, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है वैक्सीनेशन से, या कैसे किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ऑन नेक्स्ट पेज, इधर नहीं ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। चलो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया डिजीज, पैथोजेन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया उस डिजीज का, फिर प्रिवेंशन, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं वो हो गया, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे डिजीज हो गया ये सब। पैथोजेन किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, या फंगी के कारण होता है, एल्गी के कारण होता है, उन सब के बारे में। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे वो फैलते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के पास। फिर प्रिवेंशन, उनसे कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको याद करो आप लोग, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग याद करो, कोई फायदा नहीं है पढ़ के, आप लोग भुला ही जाओगे, क्योंकि इसको बिना याद किए हुए नहीं होने वाला है।
एग्जाम में ये पूछता है, ऐसा नहीं है, बहुत पूछता है। पूछ देगा कि व्हाट इज द पैथोजेंस ऑफ कोलेरा, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा, व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ कोलेरा, व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स, व्हाट इज द पैथोजेंस ऑफ चिकन पॉक्स, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स। इस तरह से पूछ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर पूछ सकता है। इसीलिए आप लोगों को इसको याद करना होगा, नहीं तो समझ के भी याद करो, क्योंकि बिना समझे याद नहीं होता है, इसलिए मैं समझा देता हूँ। कोई नहीं, इसको याद तो करना ही पड़ेगा। इसको लिखो और याद करो, लिख के जरूर याद करो। तो सबसे पहले डिजीज, तो पहले है कोलेरा। कोलेरा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका पैथोजेन होता है बैक्टीरिया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया इसका कंजप्शन ऑफ इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड। हम लोग बिना ढका हुआ खाना को खा लिए, पानी को पी लिए, उस तरह से ये कोलेरा हो जाता है। फिर वैक्सीनेशन, उस प्रिवेंशन उसका क्या हो गया, वैक्सीनेशन, हम लोग उसका वैक्सीन भी आता है। फिर अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड, मतलब हम लोग को खाना को ढक के रखना चाहिए, अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए, ये हो गया उसका प्रिवेंशन। फिर चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स होता है वायरस के कारण, वायरस से फैलता, वायरस के कारण होता है। ये फैलता कैसे है, तो फैलता है कांटेक्ट करने से, टॉवल जैसे इन्फेक्टेड पर्सन है उसका टॉवल को हम लोग यूज कर लिए, उसका क्लॉथ को पहन लिए, बिना खींचा हुआ क्लॉथ को पहन लिए, उससे भी होता है चिकन पॉक्स। उसके बाद हो गया वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी आता है, जैसे मैंने को बताया आपको चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर किया था, कमेंट में बताओ, यहाँ पे नहीं। बोलेगा तो सुनाई तो देगा नहीं, तो इसलिए कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ कि मैं जान जाऊँगा एडवर्ड जेन्नर ने, सॉरी 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 मैंने बता दिया, सॉरी, इसी वीडियो में है, मैंने बताया था ऊपर में उसका कौन डिस्कवर किया था और कौन सा ईयर में किया था। 1796 था शायद, हाँ 1798 था, उस समय किया था। स्टे अवे फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट से स्टे रहना है, मतलब दूर रहना है, दूर रहेंगे तभी हमको चिकन पॉक्स नहीं हो सकता है। जैसे मेरे भाई को हो गया था, मुझे हुआ चिकन पॉक्स, मेरे भाई को भी हो गया, उससे भी छोटे वाले भाई को, उससे भी छोटे वाले भाई को हो गया। तो इस तरह से चिकन पॉक्स एक दूसरे से फैलता है। उसके बाद हो गया पोलियो, पोलियो हो गया वायरस से होता है, आप लोग जानते हो पोलियो को ड्रॉप भी आता है, पोलियो का वैक्सीनेशन आता है जो हर बच्चे को दिया जाता है, बचपन में ही मुझे भी मिला था। तो वैसे ही कंजप्शन ऑफ इन्फेक्टेड वाटर को पीने से, गंदा पानी पी लिए, उससे होता है पोलियो। उसका वैक्सीनेशन एक ही इलाज है, वैक्सीनेशन, और कोई इलाज नहीं है। तो टाइफाइड बैक्टीरिया, टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, कंजप्शन ऑफ इन्फेक्टेड वाटर, वाटर गंदा पानी पी लिए, उससे होगा टाइफाइड आपका। उसके बाद अडॉप्ट प्रॉपर सैनिटेशन हैबिट, इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं आता है, किसका, टाइफाइड का कोई भी वैक्सीनेशन नहीं आता है। ये बढ़िया से आप लोग रहो साफ सुथरा, तब ये थोड़ा आपको नहीं धरेगा, नहीं तो टाइफाइड धर लेगा। ठीक, अब हो गया ट्यूबरक्लोसिस, को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चलो यहाँ से ही कर लो, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये जो इन्फेक्टेड सलाइवा और स्पेक्टम होता है, जैसे सलाइवा थूक है, आप लोग मान लो चल रहे हो रास्ता में तो कोई थूक बिक देता है, ऐसे ही इंडिया है भाई, कुछ भी हो सकता है, रोड पे सब टॉयलेट करके चल जाते हैं, पान थूक देते हैं, बिहार में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो वही थूक दिया, कोई थूक दिया, हम चप्पल में सट गया मेरा थूक उसका, या च्युइंगम खा के फेंक दिया, उन सब से ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा होता है। तो बैक्टीरिया इसका हो गया पैथोजेंस, और वैक्सीनेशन ही एक मात्र इसका इलाज है ट्यूबरक्लोसिस। फिर हो गया रिंग वॉर्म, फंगस के कारण होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे तो आपको भी धर लेगा, कौन, रिंग वॉर्म। फिर प्रैक्टिस हाइजीन, यूज प्री डिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, जैसे अनाप शनाप दवाई खा लिए तब भी हो सकता है रिंग वॉर्म। चाहे तो हाइजीन को अपना मेंटेन करो, एक्सरसाइज तगड़ा वर्कआउट करो, तब होगा। उसके बाद कॉमन कोल्ड कैसे होता है, वायरस से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया एयर, एयर के द्वारा हमारे अंदर घुसता है, वायरस हो गया कॉमन कोल्ड, जो आम खांसी होता है वो सब। फिर वॉश हैंड प्रॉपरली, अच्छे से हाथ को धोया करो। फिर यूज़ है हैंकर चीफ वाइल स्नीजिंग, मतलब खांसते समय हैंकर चीफ को अपने नाक पे इस तरह से रखो, ठीक है। फिर डायरिया, बैक्टीरिया, डायरिया का वो वाटरी स्टूल, ठीक है, पानी वाला जो लेटरिन होता है उसको बोलते हैं डायरिया, बैक्टीरिया के कारण होता है। वाटर कंजप्शन ऑफ इन्फेक्टेड वाटर और फूड को खाने से होता है। अवॉइड अनकवर्ड स्ट्रीट फूड,
जो अनकवर्ड स्ट्रीट फूड होता है, बाजार पे आप लोग जा के खाते रहते हो, बर्गर पिज्ज़ा, वो सब नहीं खाना है। वो सब बिना ढका हुआ रख देगा कुछ एक आध दिन पहले का और आपको छान कर खाली दे देगा। तो वो सबसे भी आपको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, लेटरिन होने लगेगा, वो सब होता है। उसके बाद हो गया मलेरिया, मैंने आपको बताया था, ये मॉस्क्यूटो से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड क्लॉथ टॉवल सीटीसी, इन्फेक्टेड क्लॉथ और टॉवल को से होता है। फिर डू नॉट लेट मॉस्क्यूटो ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर, मतलब शांत पानी में उसको, मतलब जैसे पानी का गिलास रखा हुआ है टेबल पे, तो स्टेगनेंट वाटर मतलब हो गया कि शांत पानी, मतलब वो पानी तैर नहीं रहा है, जैसे समुद्र का पानी इधर चलते रहता है कि नहीं, वैसा नहीं, एकदम शांत पानी में मच्छर को बैठने मत दो, उसको ढक दो चाहे तो, ताकि मच्छर नहीं बैठ सके। वो सब पीने से मलेरिया होता है। फिर रेबीज, रेबीज आप लोग जानते होंगे कि ये एनिमल बाइट, कुत्ता बिल्ली काट लिया तो रेबीज हो जाएगा, उसमें 14 को टाका पड़ता है, इंजेक्शन लगता है। ये वायरस के कारण रेबीज होगा, पैथोजेंस का क्या होगा, वायरस। फिर डू नॉट टीज स्टे एनिमल्स गेट एनिमल पेट वैक्सीनेटेड, मतलब कभी भी कुत्ता बिल्ली को छेड़ना नहीं चाहिए, मतलब कैसे कोई छेड़ते रहता है कुत्ता काट लेता है, उससे भी रेबीज हो जाता है। फिर पेट वैक्सीनेटेड, मतलब इसका एक वैक्सीनेशन भी आता है पेट का, उसको लेकर रेबीज को आप लोग स्टॉप कर सकते हो। उसके बाद हो गया डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट, प्लांट और एनिमल में डिजीज होते हैं उनके बारे में। तो ये सब हो गया एनिमल का और ये हो गया प्लांट का। तो इन सब को आप लोग पढ़ो। अब आगे सब सेम चीज़ है, बस आपको इन्फेक्टेड एनिमल कौन कौन से एनिमल्स को होता है, पैथोजेंस इसका क्या क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है, ठीक है। फिर प्लांट्स है, डिजीज, कॉजेटिव, पैथोजेंस, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। इसको आप लोग याद करने का ये चीज़ है, याद करो, फायदे में रहोगे, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट स्किप करें इसको, आगे बोलो। नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो प्लांट्स और एनिमल्स को हटाते हैं, चालू करते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड को स्पॉइल करने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं वो समझो। तो देखो स्पॉइलेज ऑफ फूड में है कुछ नहीं, बस स्पॉइल कैसे होता है फूड और उसका प्रिवेंशन क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, देखो फूड प्रिवेंशन, फिर मेथड क्या होते हैं उसके, फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए उसके फूड प्रिजर्वेशन को पढ़ेंगे। फिर हो गया स्वेटनिंग, सॉल्टिंग भी हो गया, उसका मेथड हो गया। फिर हीटिंग हो गया। फिर यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, उसके बाद कैनिंग और फ्रीजिंग, मतलब स्पॉइलेज ऑफ फूड और उसका प्रिवेंशन हम लोगों को पढ़ना है। लास्ट टॉपिक ये बच रहा है, 1 घंटा का ऑलमोस्ट वीडियो हो ही गया है ये। तो अब हम लोग सीखेंगे स्पॉइलेज ऑफ फूड, पढ़ेंगे स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो माइक्रोब्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो माइक्रोब्स जो है वो स्पॉइलेज ऑफ फूड में भी मतलब रिस्पॉन्सिबल है स्पॉइलेज ऑफ फूड के लिए भी। फूड स्पॉइलेज इज डन मोस्टली बाय बैक्टीरिया एंड फंगी, अधिकतर फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा ही होता है, अधिकतर मात्रा में, वायरस ये सब से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगी से होता है फूड स्पॉइलेज। These microorganisms contaminated food and under favorable conditions such as warmth and moisture. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर फेवरेबल कंडीशन में सच एज वार्म एंड मॉइस्चर में मतलब पैदा हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड, डिफरेंट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आर यूज। फूड गलने और सड़ने और ख़राब होने से बचने के लिए हम लोगों को डिफरेंट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्या है वो हम लोग यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन स्पॉइलेज ऑफ फूड होता क्या है। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड मतलब खाना खराब हो जाना, जैसे कि लंबे समय से हम लोग खाने को प्रिजर्व नहीं रख सकते हैं, वो खराब होगा, वो सड़ेगा गलेगा, उसको हम लोग लंबे समय तक कैसे, मतलब लंबे टाइम तक उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसी के लिए टेक्निक्स है फूड प्रिजर्वेशन के टेक्निक्स। उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे हम लोग और कुछ आइडिया कुछ स्टेप्स हैं उनके, क्या क्या होता है, कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं फूड प्रिजर्वेशन, मतलब फूड को प्रिजर्व करने के लिए, वो सबको पढ़ेंगे।
फिर स्पॉइलेज मतलब आप लोग समझ गए हो, उतना स्पॉइलेज में मतलब जानना नहीं है, फूड प्रिजर्वेशन ज़्यादा जरूरी है। तो चलो पहले फूड प्रिजर्वेशन को ही निकालते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ थ्रेटनिंग एंड हैंडलिंग फूड बाय फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू स्टॉप और स्लो डाउन इट स्पॉइलेज व्हाइल मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रिएटिव वैल्यू। देखो, फूड प्रिजर्वेशन के एक तरह से डेफिनेशन है ये कि फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिससे हम कोई भी फूड को ट्रीट और हैंडल कर सकते हैं, उसके फिजिकल और केमिकल चेंज ट्रीटमेंट को स्टॉप करके, मतलब उसका जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको रोक देंगे हम अगर, तो वो फूड स्पॉइलेज होगा ही नहीं। तो फूड स्पॉइलेज होगा ही नहीं तो फूड बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा। जैसे कि हम लोग फ्रीज में खाना रख देते हैं तो वो बहुत ही लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। जैसे ठंडा के दिन में आप लोग देखोगे कि बहुत सारा खाना है जो बर्बाद जल्दी नहीं होता है, और गर्मी के दिन में बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया है और वो टेक्निक मिल गया है फूड प्रिजर्व होने का, तो वो प्रिजर्व होता है लंबे समय तक। तो यही बोल रहा है कि केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट से उसको पूरा स्टॉप या स्लो करके हम लोग फूड को जल्दी से जल्दी मतलब फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज व्हाइल मेंटेनिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू। ऐसा नहीं है कि फूड प्रिजर्व रखें और उसका जो स्वाद है वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। स्वाद को मेंटेन करते हुए और न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब न्यूट्रिशन को मेंटेन करते हुए, न्यूट्रिटिव वैल्यू को मेंटेन करते हुए उसको प्रिजर्व रखना, उसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। समझ में आ गया? अब देखो मेथड्स क्या क्या हैं फूड प्रिजर्वेशन के। तो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर डिहाइड्रेशन एंड सन ड्राइंग, उसके बाद आपका हो गया स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग, स्वीटनिंग और सॉल्टिंग हो गया, उसके बाद हीटिंग हो गया आपका यहाँ पे हीटिंग, उसके बाद हो गया यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और पास्चुराइजेशन, उसके बाद हो गया कैनिंग, उसके बाद फ्रीजिंग। समझ में आ गया? इतना सारा प्रोसेस को बस पढ़ेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। Dehydration and sun drying. It is important to dry food items like seed before storing them since microorganisms grow in moist condition. देखो, जैसे उन सीड है, बीज रोपने से पहले हम लोग उसको सुखाते हैं। क्यों? उसको धूप में रख दिए या उसको गर्म रखे ताकि वो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और सीड को बर्बाद ना करे। इसके लिए हम लोग उसको सन के रोशनी में रख देते हैं सीड को। उसको गर्मी जितना से जितना लगेगा वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा, जमीन में जाकर मतलब सॉइल में बहुत ही अच्छा ग्रो कर पाएगा प्लांट के रूप में। इसीलिए उसको स्टोर किया जाता है सन में, मतलब वार्म कंडीशन में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो जल्दी करता है, मतलब गीला जगह। उसको जितना सूखा के रखेंगे हम लोग, जितना सूखल रहेगा उतना कम माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। ठीक है? सिंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशन, क्योंकि वो सिर्फ मॉइस्ट गीला जगह पे ही ग्रो करता है जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? इसलिए उसको सुखा के रखा जाता है, जैसे बीज को हो गया, फिर कुछ ग्रेन्स हो गए, उन सबको सुखा के रखा जाता है ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, रिमूविंग मॉइस्चर और एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट फ्रॉम फूड आइटम्स इज नोन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो गया कि उसमें से पानी का लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर। लॉस मतलब उसमें से पानी नहीं रहेगा, तो पानी नहीं रहेगा तो मॉइस्ट कंडीशन उसको नहीं मिलेगा। मॉइस्ट कंडीशन नहीं मिलेगा, जितना सूखल रहेगा उतना उसको फायदा है, वो ज़्यादा देरी तक प्रिजर्व रहेगा। तो यही है रिमूविंग मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर को हटा देना है। फूड में मॉइस्चर लगना ही नहीं चाहिए। और एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट फ्रॉम फूड, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है फूड में वो उसको हटा दें तो वो डिहाइड्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा और उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ही कम होगा और फूड प्रिजर्व बहुत लंबे टाइम तक होगा। समझ में आ गया? उसके बाद हो गया मैनी वेजिटेबल्स एंड सीड्स आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम देम, मतलब बहुत सारे वेजिटेबल को भी धूप में रखा जाता है ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और वो फूड आइटम्स बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। समझ में आ गया? तो यही ये पॉइंट कह रहा है। तो अब हम लोग देखो आगे बढ़ते हैं, स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग। ठीक है? एडिंग स्वेट एंड सॉल्ट टू फूड आइटम्स हेल्प इन रिमूविंग वाटर फ्रॉम देम। देखो,
आप लोग जब भी खाना बनाते हो या कुछ लोग खाना बनाते होगे या मम्मी खाना बनाती होगी आपकी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सब्जी हम इतना काटे, देखने में लग रहा है इतना, नमक डाल के उसको पका कर भूंज कर कर करके वो इतनी सुन बनता है। देखे हो कभी? वही होता है सॉल्टिंग में। क्या होता है, वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है और उससे उस माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाता है और फूड लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। कैसे? सॉल्ट को ऐड करने से, स्वेट को ऐड करने से। देखो स्वेटनिंग, स्वेट को ऐड किए और सॉल्ट को ऐड करेंगे तो वो वाटर रिमूव कर देता है फूड आइटम से। जैसे ही नमक डाल दिए तो उसमें से वाटर कंटेंट रिमूव हो जाता है फूड आइटम से, ऑलमोस्ट बहुत हद तक रिमूव हो जाता है। समझ में आ गया? स्वेटनिंग इज यूज टू मेक मुरब्बा, जैम्स, जेलीस। ठीक है, स्वेटनिंग के यूज से हम लोग मुरब्बा बनाते हैं। उसमें देखना आप लोग, वाटर होता है लेकिन अंदर में होता है, बाहर में नहीं होता है। उसका स्वेट को निकाल दिया जाता है और स्वेट ऐड करके उसको निकाल दिया जाता है वाटर को, और वो बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। देखना मुरब्बा है ना, बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। और जैम्स, जैम्स जल्दी खराब नहीं होंगे। जेलीस, जेलीस भी जल्दी देखना खराब नहीं होता है। उसके बाद सॉल्टिंग इज यूज टू प्रिपेयर पिकल्स, सॉसेस एंड पूरीस। देखो सॉस जो होता है उसको बनाने में भी सॉल्टिंग का प्रयोग होता है। देखना सॉस भी बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। और आपका ये पिकल्स, अचार, गर्मी में बनाए, ठंडा बरसात अगला गर्मी तक चलता है वो अचार। आम का अचार हो गया, उसमें सॉल्ट बहुत अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। उसके बाद हो गया पूड़ीस। अब फिश, मीट एंड चिप्स आर ऑल्सो प्रिजर्व बाई सॉल्टिंग। देखना आप लोग चिप्स में, चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें भी सॉल्टिंग किया जाता है। और फिश, जो पैकेट में फिश आता है, मीट आता है, चिकन आता है, पैकेट वाला एक पैकेट में आता है, बाजार में, मॉल में, इस सब में मिलता है, उन सब में भी सॉल्टिंग किया रहता है ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। समझ में आ गया? उसके बाद हीटिंग। हीटिंग एक बेस्ट मेथड है जो आप लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हो। हीटिंग, हीटिंग फूड आइटम्स टू हाई टेम्परेचर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे दूध है, दूध में हम लोग बोला जाता है कि गर्म करके क्यों पिया जाए, किया पिया जाता है वो, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। गर्म करेंगे उसमें अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और वो अगर पीने से हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, दूध पीने से, गर्म दूध। लेकिन इसलिए हीटिंग सबसे बेस्ट प्रोसेस है। जैसे गर्म पानी पीने से आप लोग को देखना जल्दी खाना उना पचेगा आपका, फिर जो डायरिया है वो सब नहीं होगा आपका, वो बाथरूम जा अच्छे तरीक़े से होगा आपका। इसीलिए वो गर्म पानी अच्छे से पीना चाहिए। ठंडा के दिन में और पीना चाहिए क्योंकि ठंडा के दिन में जल्दी प्यास नहीं लगता है, इसलिए गर्म पानी को पियो। थोड़ा प्यास लगेगा, थोड़ा गला बैठा हुआ रहता है जो ठंडा के दिन में, जैसे मुझे खांसी हो रहा है अभी, तो वो सब नहीं होगा। ठीक है। मिल्क इज प्रिजर्व यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड पास्चुराइजेशन। मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है पास्चुराइजेशन मेथड से। लेकिन ये पास्चुराइजेशन मेथड है क्या? तो पास्चुराइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क एंड देन कूलिंग इट रैपिडली टू लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब पास्चुराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे दूध को गर्म किए, पहले दूध को गर्म करो, ठीक, और उसको एकदम जल्दी से एकदम ठंडा कर दिए, एकदम तुरंत रैपिड वे में ठंडा कर देंगे, तो वो उसका जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो प्रिवेंट हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब ग्रोथ होगा ही नहीं। पास्चराइजेशन का प्रोसेस को एक साइंटिस्ट ने खोज किया था जिसका नाम है लुइस पास्चर, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है। वो पास्चराइजेशन को डिस्कवर्ड किए थे। पास्चराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन का खोज किया था, डिस्कवर किया था, जिससे दूध को हम लोग बहुत ही जल्दी से हीट किए और जल्दी से उसको कूल कर दिए। उसका जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाता है, एकदम ना के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया? यूजिंग, फिर हो गया अगला पॉइंट, यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन। जैसे केमिकल्स डाल के, केमिकल भी एक अच्छा है लेकिन वो सब बहुत नुकसान करता है आपको, आपके हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, लेकिन कुछ लोग डालते हैं और केमिकल से बहुत लंबे समय तक हो सकता है, कम से कम 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, उतना तक फूड प्रिजर्व हो जाता है। फूड प्रिजर्व हो गया, कुछ भी प्रिजर्व करना है तो हो जाता है। तो हो गया मैनी फूड आइटम्स आर स्टोर यूजिंग केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट। ठीक है, दिस केमिकल रिमूव द ऑक्सीजन कंटेंट फ्रॉम द फूड आइटम्स। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी
मतलब फूड आइटम से ऑक्सीजन भी अगर हम लोग निकाल देते हैं तो फूड आइटम जल्दी खराब नहीं होता है। समझ में आ गया? ये केमिकल बस यही हो गया, केमिकल में बस ऑक्सीजन को निकाला जाता है। फिर ये दो प्रोसेस और है, कैनिंग और फ्रीजिंग। कैनिंग, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे फूड आइटम्स जो मिलते हैं बाजार में, उसको एल्यूमिनियम के कैन में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि कोको कोला एक छोटा सा टिन का डिब्बा में आता है, वो टिन से, उसी को बोलते हैं कैन। कैन और कैन में प्रिजर्व करके बहुत लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। मार्केट में लाता है वो लोग कोको कोला और थम्स अप ये सब वाला, तो वो कैन में ही रखता है, टिन में। फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन ऑल टाइट जार्स एंड कैन्स टू प्रिवेंट द रीग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसमें कैन में अगर रखेंगे तो उसमें जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, अब हो गया फ्रीजिंग। फूड आइटम्स लाइक फ्रूट वेजिटेबल, जैसे ये तो आम बात है, फ्रीज में खोल के रख दो। फ्रीज में आप लोग, फ्रीज तो घर पे भी यूज होता है, डेली यूज का सामान है। फ्रीज में अगर मान लो सब्जी लाए हैं और कल हमको उसको यूज करना है, तो हम लोग फ्रीज में रख देते हैं वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, और कल यूज करते हैं। और उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ फ्रीज बहुत हद तक कम कर देता है, क्योंकि जानते हो आप लोग कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही ग्रो कर सकता है। और वो जो फ्रीज है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे सब कुछ ठंडा करता है, बर्फ बनाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो वो ठंडा के कारण वो ग्रोथ रुक जाता है। ऐसा नहीं है ग्रोथ होता ही नहीं है, बहुत हद तक कम हो जाता है, होता नहीं है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया यहाँ पे समाप्त। ये हो गया खाली पेज। आप लोग, ये वीडियो ऑलमोस्ट चल गया होगा 1 घंटा का ही, तो चलो स्टॉप करते हैं इस वीडियो को और द एंड करते हैं इस चैप्टर को।